तो आइए जी बात करते हैं एशियन पाकिस्तान के हवाले से, जो पहला उनका क्रिटिकल फैक्टर है, जहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी लगाते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की कंपैटिटिवनेस को मैनेज करने के लिए और उसकी जो सस्टेनेबल ग्रोथ है उसको मैनेज करने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे आज हम टैलेंट एक्विजिशन एंड मैनेजमेंट। Factor explanation. Attracting and retaining top talent is vital for Shell Pakistan's success. This includes identifying right skills and competencies, recruitment strategies, and ongoing talent development. If, for example, the Shell Pakistan implements a comprehensive talent acquisition strategy, offering competitive compensation packages and career advancement opportunities. They invest in leadership development programs to nurture the talent within. इसके अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हमने यूज की, उसकी हर एक टर्मिनोलॉजी में हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शेल पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और फर्दर कैस्केड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो वर्ड यूज हुआ, जो की वर्ड है, राइट स्किल्स। राइट स्किल का मकसद ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ग्लोबल लेवल पे इस वक्त किस किस्म का काम परफॉर्म कर रही है। ग्लोबल लेवल पे फॉर एग्जांपल वो टेक्नोलॉजी सेवी हो रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी रिपोर्टिंग लाइन, अपनी डेटा को मैनेज करके डेटा के बेसिस पर डिसीजंस ले रहे हैं, या फिर एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे फंक्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं जहां पर टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा रोल होगा। टेक्नोलॉजी लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी से एफिशिएंसीज को लाना बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ राइट स्किल्स। राइट स्किल्स, ये सारी जितनी मैंने चीजें बताई वो है टेक्निकल चीजें। उसके बाद जो राइट स्किल्स हैं कि हम अपने पेपर वर्क को खत्म करके हम कितना टेक्नोलॉजिकल काम करते हैं, भले एफिशिएंसीज नहीं आती लेकिन हम एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी पे हम काम करेंगे। तो शेल पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो फोकस है इस वक्त वो इस बात पे है कि हम अपने टैलेंट को राइट स्किल कैसे सिखाएं। जो लोग आगे निकल गए, मतलब यानी कि वो जनरेशन यानी कि वो मिलेनियल्स हैं, उसके बाद जो जेन जी आ रहा है, जो मिलेनियल्स को चीजें नहीं सीखने को मिली तो उनको भी वो अपग्रेड करते हैं। जो जेन जी इस वक्त आ रहा है उसके पास जो अभी इस वक्त स्किल सेट है या उसके पास जो राइट स्किल्स मौजूद हैं, वो ऐसे एक फोरम्स क्रिएट करते हैं ताकि हम लोगों को डेवलप कर सकें। या फिर दोनों के अंदर जो जनरेशन गैप है को मिनिमाइज करने के लिए दोनों को साथ बिठाते हैं और डिस्कशन कराते हैं, जो गैप्स होते हैं उसको ब्रिज करते हैं। मींस दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी टू मिनिमाइज दैट गैप, टू प्रोवाइड एंड प्रोड्यूस द राइट स्किल्स फॉर द जेन जी एंड फॉर द मिलेनियल्स। अच्छा, दोनों जो स्किल्स हैं, लोकल जो स्किल्स हैं पहले उसको ब्रिज करते हैं और फर्दर उस टैलेंट को डेवलप करने के लिए वो कॉन्वेंट पे भेजते हैं, वो बाहर मुमालिक में भेजते हैं, डिफरेंट ज्योग्राफी में भेजते हैं ताकि वो मजीद राइट स्किल्स को लर्न कर सके और उस स्किल्स को मजीद कैस्केड कर सके अमंग द लोकल टीम्स एंड अमंग द रीजनल टीम एज वेल। उसके बाद वो दूसरी चीज पे काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज बेसिकली वो वैल्यू से ड्राइव होती हैं, वो आपके राइट बिहेवियर्स होते हैं जो उस जॉब को परफॉर्म करने में आपको मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एमएस लेवल हूं, मींस मैनेजिंग सेल्फ के लेवल पे हूं, तो मेरे नीचे कोई टीम काम नहीं कर रही, मुझे किस चीज पे काम करना है, टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है, मुझे डेडलाइंस पे काम करना है और मुझे फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज पे काम करना है। अगर आप एमओ लेवल पे हैं, विच इज कॉल्ड व्हाट, मैनेजिंग अदर्स, मतलब आप कोई असिस्टेंट मैनेजर कैटेगरी पे हैं और आपके नीचे कोई लोग काम कर रहे हैं, ऑफिसर या फिर एग्जीक्यूटिव्स, आप खुद जो है वो असिस्टेंट मैनेजर की लेवल पे हैं। इट मींस नाउ यू नीड द फर्स्ट मैनेजर लेवल वाली ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट। मींस आपको लोग मैनेज करने आने चाहिए, उसकी जो लीडरशिप लेवल होगी वो बहुत बेसिक होगी, जो आपको आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, ताकि आप नीचे के लोगों से काम ले सके, खुद भी काम करें और काम परफॉर्म भी करवा सकें। थर्ड लेवल होता है आपका एमएम, विच मींस मैनेज मैनेजर्स, यानी कि अब आपकी जो पोजीशन है वो जूनियर मैनेजर वाली है, सीनियर मैनेजर वाली है। अब आपके नीचे
ऑफिसर एग्जीक्यूटिव के अलावा असिस्टेंट मैनेजर भी काम कर रहा है एंड मैनेजर लेवल के लोग भी आपके पास काम कर रहे हैं। तो अब आपकी जो लीडरशिप जो कॉम्पिटेंसी होगी वो बेसिक नहीं होगी, वो एटलीस्ट क्या होगी, इंटरमीडिएट होगी। फिर आपका डिसीजन मेकिंग होगा, फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। अब ये सारे जो मैंने 3 टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है वो राइट कॉम्पिटेंसीज है इस जॉब को इस्तेमाल करने के लिए, इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। फिर आप जो है ना मजीद ग्रो करते हैं तो आपका एमएम लेवल से हटके आपका लेवल बन जाता है एमएफ। एमएफ मींस मैनेजिंग फंक्शंस, आप एचओडी लेवल पे। उसके बाद आपका बनता है एमपी मैनेजिंग बिजनेस, उसके बाद आपका बनता है एमई यानी कि मैनेजिंग एंटरप्राइज सी लेवल पे। एज यू गो अप तो आपका जो फंक्शनल कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट है वो उसकी परसेंटेज कम हो जाती है, लेकिन बिहेवियरल कॉम्पिटेंस की जो परफॉर्मेंस है, जो बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी की जो वेटेज है वो बढ़ जाती है। अगर आप छोटे लेवल पे इस वक्त काम कर रहे हैं तो उस पर फंक्शनल कॉम्पिटेंसी का लेवल जो होगा वो 90 होगा, बिहेवियरल का 10 होगा। जैसे ऊपर जाते जाएंगे उस दोनों की परसेंटेज में डिफरेंस आता होगा, और जब आप टॉप पे पहुंच जाएंगे तो आपकी फंक्शनल कॉम्पिटेंसी 10% चाहिए, 90% आपकी बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी चाहिए। सो इट मींस राइट स्किल्स के बाद राइट कॉम्पिटेंसी पे काम करते हैं शेल पाकिस्तान वाले, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी रिसर्चेस कॉनफेरिंग मर्सर और इस तरह के लोगों से करवा के अपने टैलेंट को राइट स्किल्स और राइट कॉम्पिटेंसी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये बात करते हैं इनके पास बड़ी जबरदस्त रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज है। वो सिर्फ डिग्री बेसिस पे या ग्रेड बेसिस पे जो स्टूडेंट लेकर आते हैं उस ग्रेड बेसिस पे हायर नहीं करते, वो उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, उनकी वो एजुकेशन चेक करते हैं, वो उनके कॉमन सेंस को चेक करते हैं, वो उनके असेसमेंट सेंटर्स को रन करते हैं, उनकी ग्रुप डिस्कशन चेक करते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स देखते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स, और उसके बाद ये कितने जेलिन कर जाते हैं, ये किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। इनको केस स्टडीज देख के, सिनारियोज देख के इनका मेंटल लेवल को जज किया जाता है। तमाम चीजें देखने के बाद किसी बंदे को वो हायर करते हैं। मींस उनकी जो रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी है वो ये है कि हमें एक फिट विद द कल्चर बनना चाहिए, बेसिक लीडरशिप स्किल्स उसके पास ऑलरेडी होनी चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली नेचर उसकी शुरू से होनी चाहिए, रादर देन प्रॉब्लम डिसॉल्वर, यानी कि वो प्रॉब्लम को बढ़ाए। तो इसका मतलब ये है कि तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो अपनी रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी को प्लान करते हैं एंड दे नेवर कॉम्प्रोमाइज। ट्रस्ट मी, दे नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द टैलेंट एक्विजिशन। उसके बाद जब हम बात करते हैं ऑनगोइंग टैलेंट डेवलपमेंट, ये यहां तक नहीं रुकते, अपने टैलेंट को मजीद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू उनको एनहेंस करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराने के लिए किसी इदारे में भेजते हैं, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स करवाते हैं, और उसके बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी टॉप पोजीशंस पे हैं उनके साथ कोचिंग एंड मेंटरशिप के प्रोग्राम कराते हैं। तो ये तमाम चीजें जो कोशिशें काविशें हमने आपको बताई वो क्रिटिकल फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए वो काम करते हैं, किस पे वो काम करते हैं, टैलेंट एक्विजिशन और मैनेजमेंट पे। अभी मैं बात करने लगा हूं एक और क्रिटिकल फैक्टर पे जो बहुत पावरफुल है और इनकी ऑर्गेनाइजेशन में ये नंबर 1 होना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू अ डॉक्यूमेंट वो नंबर 2 पे है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? हेल्थ Safety Environment HSC compliance. The factor explanation. Given the nature of the industry, ensuring a strict adherence to HSC regulation is crucial. HR plays a role in fostering a safety culture and compliance. Example, Shell Pakistan conducts regular safety training for all employees and empowers them to report safety concerns without fear of reprisal. HR conducts audit and ensure the compliance with the safety protocol. ये इस बिजनेस की नेचर है जिसमें एचएससी का बहुत बड़ा ख्याल रखा जाता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंजीनियरिंग साइड का एक रोल क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं एचएससी का बंदा, जो ऑलरेडी बड़ा उसमें पावरफुल होता है। लेकिन शेल पाकिस्तान के अंदर ये रोल किसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को नहीं दिया जाता। फार्मा में हमने देखा है वहां पर इंजीनियरिंग का एक डिपार्टमेंट होता है, वो एचएससी को रन करता है। लेकिन यहाँ पर एचआर इसको अपना की फैक्टर समझ के इस डिपार्टमेंट को रन करता है और इस डिपार्टमेंट की बार बार ऑडिट करवाता है। जो टॉप नॉच बॉडीज है उससे वो ऑडिट करवाता है,
से कहते हैं कोई भी ऐसा एक्सीडेंटल या पोटेंशियल एक्सीडेंट जो कंपनी के अंदर हो सकता है उसको आप नोट डाउन करें, हम तक पहुंचे और मत घबराएं कि बात लीक होगी। किसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि मैं अपने बॉस की कंप्लेन कर रहा हूं, क्या वो मुझे मना कर रहे हैं चीज नहीं करो, लेकिन इस कंपनी की सेफ्टी सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए आप कभी भी किसी भी वक्त इसको अप्रोच कर सकते हैं ताकि हम अपनी कंपनी की जो हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट है उसको सेव कर सकें। एंड दे नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन सिंगल नेग्लिजेंस। और ये सिर्फ जो डिपार्टमेंट बाकी कोर कॉम्पिटेंसीज में काम कर रहे हैं, कोर फील्ड पे काम कर रहे हैं उसके लिए इंप्लीमेंट नहीं होती, बल्कि ऑफिस के अंदर जो नॉन कोर डिपार्टमेंट्स हैं, शेयर्ड सर्विसेज डिपार्टमेंट है, वहां पर भी ये कल्चर डेवलप करते हैं। कहते हैं कि जो एक्सीडेंट है या जो चीजें हो रही हैं, इट्स नॉट जस्ट नेग्लिजेंस बट इट इज इग्नोरेंस। एंड इग्नोरेंस की लॉ में कोई माफी नहीं है। तो इसी तरह से एचएससी के अंदर आप अगर इग्नोरेंस है, आपको चीज नहीं पता, तो इसका मतलब आपकी गलती है कि आपको क्यों नहीं पता। तो ये बड़ा स्ट्रिक्ट रोल प्ले करते हैं एचएससी को सामने रखते हुए। उसके बाद ये बात करते हैं हम डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। द फैक्टर एक्सप्लेनेशन प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन द वर्कफोर्स नॉट ओनली अलाइंस which Shell's values but also enhances innovation and employee satisfaction। तो सबसे बड़ी बात यह है कि डाइवर्सिटी इंक्लूजन में वो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन में बड़ा काम करते हैं। दे वर्क ऑन एथनिसिटी, दे वर्क ऑन कास्ट, क्रीड एंड वो कैटेगोरिकली कहते हैं कि वी आर हियर to provide diverse and inclusive culture to learn more, to grow more, because they believe if you have a diverse culture, the learning opportunities will grow। Because जो चीजें किताबों में कही गई है हमेशा वहां से नहीं सीखते, because we learn from people and we learn from the lifestyles of people, we learn from the rituals of the people। तो इसके बारे में एग्जाम्पल क्या कोट करते हैं? एग्जाम्पल, शेल पाकिस्तान एक्टिवली रिक्रूट्स डाइवर्स वर्कफोर्स, implements D&I training and supports employee resource group focused on various dimensions of diversity such as gender and ethnicity। वो जेंडर पे बात करते हैं, उसमें विमेन एम्पावरमेंट पे बात करते हैं, वो एथनिसिटी पे बात करते हैं, वो किसी जात पात पे फर्क नहीं करते। जो टैलेंटेड लोग हैं डाइवर्स वर्कफोर्स को इनकरेज करते हैं और टैलेंट और मेरिट को सबसे पहले वो जो है ना वो टॉप प्रायोरिटी बनाते हैं, रादर देन वो कहाँ से आया, कहाँ पैदा हुआ, क्या उसकी जात पात है, कम सेकंड एज वेल। इस वजह से उनके कल्चर बड़े कंपैटिटिव होते हैं और जो भी लोग उनके साथ काम करते हैं जल्दी जेलन हो जाते हैं, बिकॉज दे टीच द रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस एंड एक्सेप्ट द डिफरेंसेस फॉर द वर्क प्लेस सैनिटी, फॉर द वर्क प्लेस बेटरमेंट ऑफ द कल्चर एज वेल। आइए जी उनका एक और बात करते हैं, एक और क्रिटिकल फैक्टर पे। हैव अ लुक एट दिस, एम्प्लॉई एंगेजमेंट। द फैक्टर एक्सप्लेनेशन, engaged employees are more productive and loyal। HR focuses on initiatives that foster the engagement। ये तो बात तय है कि आपके जो engaged employee हैं वो बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। engaged employee आपके रेवेन्यू के बारे में सोचते हैं और कॉस्ट मिनिमाइजेशन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ चेयरमैन साहब की, सीईओ साहब की नहीं है, ये उतनी मेरी भी है। उनकी लॉयल्टी का जो फैक्टर होता है उसमें ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और डिसएंगेज एम्प्लॉय इसका उल्टा है, तो जो फायदा, जो फवायद वो आपको पहुंचा सकता है वो जानबूझ के इग्नोर करके आपको नुकसान में डाल सकता है। तो अगर एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे अगर आप खर्चा नहीं करते, इट मीन्स यू आर नर्चरिंग द लाइबिलिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन शेल पाकिस्तान क्या कहते हैं जी? शेल पाकिस्तान का एग्जांपल लेते हैं। शेल पाकिस्तान कंडक्ट्स रेगुलर एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वेज, लिसन्स टू फीडबैक, टेक एक्शंस इन एरियाज ऑफ नीडिंग इंप्रूवमेंट। दे ऑर्गेनाइज टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज एंड events recognize outstanding performance। शेल पाकिस्तान एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे कंडक्ट करता है, फीडबैक लेता है, टाउन हॉल मीटिंग्स करवाता है, उसमें जो गैप्स आते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज कराता है, उन गैप्स पे काम करता है, उन गैप्स को ब्रिज करता है और उसके बाद बार बार एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को मैनेज करना और उसकी इनहेंसमेंट करने के लिए डिफरेंट कोशिशें करता रहता है, ताकि हमारे पास जो टैलेंट है वो हाईली इंगेज्ड हो, बिकॉज हाईली इंगेज्ड टैलेंट इज अ रियली प्रोडक्टिव एंड लॉयल टैलेंट एज वेल। आइए जी बात करते हैं द फिफ्थ
factor that is called leadership development. Leadership development के अंदर factor explanation. Effective leadership is vital for guiding organization. HR invests in leadership development programs. For example, Shell Pakistan identifies high potential employees and provides them with a leadership training. They also have a mentorship program where experienced leaders mentor junior staff. लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जिन लोगों को वो प्रमोट करते हैं, आगे लेकर जाते हैं, आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे वो कभी भी बीच के रोल के लिए कोई बाहर से बंदा नहीं लेकर आते, वो नीचे से डेवलप करके अपने लोगों को प्रमोट करते हैं, अपने लोगों को पहली प्रायोरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें जो लीडरशिप रोल पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो जूनियर स्टाफ को मेंटोर करता है और जूनियर स्टाफ को, मिड लेवल स्टाफ को लीडरशिप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर एंगेज करते हैं। और इस तरीके के माहौल को मद्देनजर रखते हुए वो कभी भी लीडर या कभी भी सीनियर बंदा बाहर से नहीं लेकर आते, क्योंकि वो कल्चर को चेंज कर देगा, कल्चर को दूसरे डायरेक्शन में लेकर आएगा। लेकिन ये क्या करते हैं, नीचे से टैलेंट को डेवलप करके नेक्स्ट रोल पे लेकर जाते हैं, ताकि वो कल्चर जो इतने सालों, इतने मेहनत और मुशक्कत के साथ बनाया है वो डिस्टर्ब ना हो और वो शेल के अंदर शेल वेज ऑफ वर्किंग प्रमोट करते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड ट्रू लीडरशिप एज वेल। आइए जब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, एम्प्लॉय वेलबींग एंड द वर्क लाइफ बैलेंस। Factor explanation: ensuring the employee well-being and healthy work-life balance is crucial for maintaining productivity and reducing turnover. And example, Shell Pakistan offer flexible working hours arrangements, mental health support, and wellness programs that encourage employees to take advantage of these resources, maintain balance between work and personal life as well. तो शेल पाकिस्तान जो है काम करता है वर्क लाइफ बैलेंस पे, ताकि वो अपने फ्लेक्सी आवर्स के साथ प्रूव कर सके कि हम लोगों के मेंटल हेल्थ का भी ख्याल करते हैं और लोग इनकी इनिशिएटिव एक्टिविटी से बहुत फायदा उठाते हैं। और फ्लेक्सी आवर्स का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि वो छुट्टी कर रहे हैं, हाफ डे कर रहे हैं। इसका मकसद ये होता है कि हम अपने टर्नओवर को रोक सकें, हम लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें। दैट्स व्हाई दे ऑफर एम्प्लॉय वेलबींग एंड वर्क लाइफ बैलेंस। एंड इसका रिसर्च ने साबित किया है कि जितना एम्प्लॉय प्रोडक्टिव होगा उसकी वेलबींग बेहतर होगी, उसका वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर होगा, वो लॉयल एम्प्लॉय होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा और हमेशा वो हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय होगा। रिसर्च ने ये बात भी साबित की है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद इन द रोल सैटिस्फैक्शन को इंक्रीज करना है तो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन एम्प्लॉय वेलबींग एंड द वर्क लाइफ बैलेंस एज वेल। द लास्ट critical factor is that is called what? Change management and adaptability. The energy sector is a dynamic and HR must help the organization adapt to changes and market shifts. When Shell Pakistan implemented a new technology platforms, HR played a pivotal role in ensuring employees receive training, support, adapt to changes smoothly. आपको पता है कि सबसे बड़ा जो चेंज है आजकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो आता है टेक्नोलॉजी के थ्रू या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। जब शेल पाकिस्तान या ग्लोबल शेल के अंदर कोई भी नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है तो लोगों को उस टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने के बाद उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनको 1-to-1 कोचिंग करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि आप इस टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करें। और जैसे मार्केट कंडीशन शिफ्ट होता है, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होते हैं, सबको ऑन बोर्ड करते हैं। जो नई प्रोडक्ट्स आती हैं, डाइवर्स प्रोडक्ट्स आते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं या रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस होता है, सबको लूप में लेकर उनको अवेयर करते हैं, नॉलेज देते हैं, उनको कोचिंग देते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं ताकि लोग हमारी चेंज का हिस्सा बन सके। आप अगर इस चेंज को मजीद समझना चाहते हैं तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड टू लर्न कोटर चेंज मैनेजमेंट मॉडल। अगर आप उस कोटर चेंज मैनेजमेंट मॉडल को देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो मैं ही समझता हूँ ये जो चेंज मैनेजमेंट का जो कंटेंट है वो आपको मजीद बेहतर तरीके से समझ आएगा। उसकी एक हॉस्पिटल की केस स्टडी है, फ्रॉम मैनुअल वर्क टू टेक्नोलॉजी वर्क वो कैसे कन्वर्ट होते हैं। शुरू में बहुत पैसा इन्वेस्ट होता है बट इन लॉन्गर रन दैट इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट इनटू 4 times प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल। सो चेंज मैनेजमेंट जब भी आपकी कंपनी में आए उसे आप एक्सेप्ट करें, वेलकम करें। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, वेलकम नहीं किया, यू विल बी
received a goodbye note and see off वाला message in the future. तो उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट कंक्लूजन ऑफ द शेल पाकिस्तान केस स्टडी पे. Conclusion: Shell Pakistan recognizes that these critical HR factors are essential for sustaining its operations, maintaining competitive edge in the energy sector. By actively addressing these factors, they aim to create the workforce that attracts, retains, nurtures top talent while fostering a culture of safety, diversity, engagement and adaptability. In a nutshell, कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या शेल पाकिस्तान जैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें अपने टैलेंट को अट्रैक्ट करना है, रिटेन करना है या वर्क प्लेस को एक बेहतर प्लेस बनानी है, तो हमें इन 7 क्रिटिकल फैक्टर्स पे एक्टिवली काम करना पड़ेगा ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक बेटर वर्क प्लेस बना सकें. एंड दिस इज द रियल पर्पस ऑफ understanding critical factors of HR in the perspective of Shell Pakistan. उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी. अगले हफ्ते हम बात कर रहे होंगे टैलेंट स्ट्रेटजी एज PNG ऑर्गेनाइजेशन. उसकी बहुत सारे चीजों पे हम बात करेंगे और बहुत सारी चीजें शेल पाकिस्तान से मिलकर लिंक होंगी. और इसी तरह से आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, सवाल पूछें. हम अगले हफ्ते आपके लिए और कौन सी केस स्टडी लेकर आए जिससे आपकी लर्निंग हो और आपकी ब्रेन नर्चरिंग हो. जब आपकी ब्रेन नर्चरिंग होगी, आप इम्तिहानात में अच्छा करेंगे, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. मिलते हैं अगले हफ्ते नए वीडियो के साथ, नए पावरफुल केस स्टडी के साथ. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा.